हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता सिया चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा स्टैटिक जीके का एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, जहां पर मैं आपको लूसेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं उसको एकदम सीरियल नंबर से आपको डेली कराऊँगा। और आप जो है इस सेशन में बने रहेंगे तो निश्चिंत रूप से आपको लूसेंट जो है बहुत डीप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं एक एक क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से सब चीज़ मैं आप सबके सामने साझा कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और ये कंटिन्यू जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है। तो एक जो है जर्मन इतिहासकार हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक, इन्होंने जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कितने होते हैं। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कितने होते हैं, तो आप जानते रहिए कि इतिहास जानने के 4 जो है मुख्य स्रोत पाए जाते हैं, जिसमें से पहला जो है आपका जिसमें पहला स्रोत हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ। कौन सा हो जाएगा? धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा जो हो जाएगा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक ग्रंथ। और विदेशी, तीसरा जो हो जाएगा विदेशी किताबों के जो विवरण हैं उनमें से ये तीसरा हो जाएगा। और जो चौथा हो जाएगा आपका पुरातत्व साक्ष्य। जो पुरातत्व साक्ष्य जो हमारे जो है पुरातत्व साक्ष्य हो जाएगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है खोज करते हैं, खोज से जो जांच पड़ताल से पता चलता है, वो हमारा तीसरा साक्ष्य हो जाएगा, चौथा साक्ष्य हो जाएगा। तो इतिहास जानने के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और विदेशी किताब। जो विदेशी लोग थे उन्होंने अपनी जो इम्पोर्टेंट किताबें लिखी हैं तो उन किताबों से ही जो है हमारे भारतीय इतिहास का पता चलता है। भारत तक नहीं, मतलब पूरे विश्व के इतिहास का पता चलता है। और एक अंतिम है आपका पुरातत्व साक्ष्य जो है, उससे भी इतिहास जानने के स्रोत पता चलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वेद कितने हैं। तो ये तो बहुत ही जो है प्यारा और पुराना जो है क्वेश्चन है कि वेद कुल 4 होते हैं, जिसमें से जो है चारों वेद का नाम मैं लिख देता हूँ कि पहला क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद है। और तीसरा है आपका सामवेद। और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक, ये तो आप जानते भी होंगे। प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन, अब बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसको आप जानते रहिएगा कि जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे प्राचीन वेद होता है। कौन सा है? ऋग्वेद है। और अगर ऋग्वेद के बारे में आप कुछ जानना चाहें तो जैसे जो वेद होते हैं, वेद में जो रचनाएं लिखी जाती हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से जो पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब जो है जो वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो वेद है धार्मिक, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ में ही आप वेद पढ़ेंगे तो वेद की जो रचनाएं होंगी उनको आप क्रम से पढ़ने का जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि आधुनिक वेद कौन सा होता है। तो सबसे आधुनिक वेद जो है, सबसे नया वेद जो है क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद माना जाता है। और अथर्ववेद के बारे में अभी तो आगे जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ और जानते हैं, हमारे समाज में जो जादू टोना टोटका ये जो है इसी वेद से आया है। इसके पहले अगर देखा जाए तो ये सब हमारे समाज में विद्यमान नहीं था। एक चीज़ और आप अथर्ववेद के बारे में जानते रहिए कि जो है लड़कियों के जन्म का ये क्या करता है? विरोध करता है। लड़की के लकड़ी लिख दिया हूँ मैं, ओ माय गॉड। लड़की के जन्म का क्या करता है? या विरोध करता है। ठीक है, लड़की के जन्म का विरोध करता है। कौन करता है? जो है आपका आधुनिक वेद, मतलब अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि वेद के संकलन करता कौन है, मतलब वेद को लिखा किसने। तो वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने जो है वेद को लिखा था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है। मतलब जो ऋग्वेद के जो पाठ्यकर्ता होते हैं, जो उनको पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है, तो आप जानते रहिए कि जो ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। फिर चलते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है उसे क्या कहा जाता है? आयुर्वेद। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है? आयुर्वेद। आयुर्वेद को ही क्या कहा जाता है? ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि ऋग्वेद में कितने सूक्त और कितने मंडल हैं। कितने सूक्त और कितने मंडल हैं, तो आप इसमें जानते रहिए कि 1028 क्या है? सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं। और जो है टोटल 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और एक चीज़ इसमें मैं नहीं मेंशन किया हूँ, इसमें कुल 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रचना भी कह सकते हैं आप, ऋचाएँ को रचना भी कह सकते हैं। तो कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,462 जो है रचनाएँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र आप जानते रहिए कि यह ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद से जो है आपका जो है लिया गया है। कौन सा? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और ये भी चीज़ इसमें और ये भी जानते रहिएगा कि यह किस मंडल से लिया गया है। यह ऋग्वेद के किस मंडल से लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल दिए गए हैं। तो यह किस मंडल से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है, तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इस चीज़ पर जो है आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पुरुष सूक्त किस मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त किस मंडल में वर्णित है। जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में ही है। ये क्या है? ऋग्वेद में ही है। और यह 10वें मंडल में है। किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। और यह वही पुरुष सूक्त है। यह वही पुरुष सूक्त है जिसमें जो है हमारे पुरुष समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इस 4 वर्गों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान कैलेंडर का नाम क्या है। तो वर्तमान कैलेंडर का जो नाम है वो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान कैलेंडर का नाम क्या है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वर्तमान कैलेंडर का नाम दिया गया है। और कैलेंडर से ही जो है इसमें कुछ पॉइंट आप और जान लीजिए कैलेंडर से। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि एक होता है BC और एक होता है AD। BC का मतलब ये होता है कि यह जो है जो आपके जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के पहले की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ईसवी पूर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईसवी पूर्व बोला जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ अगर ईसवी पूर्व में लिखा गया है, मतलब कि जो है ये तब की बात की जा रही है कि यह ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? BC। और AD क्या हो जाएगा? ये एनो डोमिनी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ईसवी। मतलब कि यह ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहा है। ये मतलब उसका क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। और BC मतलब यह ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहा है, इसलिए इसको ईसवी पूर्व कहा जाता है और इसे क्या बोला जाता है? ईसवी बोला जाता है। ठीक है, और जो हमारा वर्तमान कैलेंडर है उसे क्या बोला जाता है? ग्रेगोरियन बोला जाता है। ठीक है, आगे है कि ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कुल कितने रचनाएं लिखी गई हैं इंद्र और अग्नि के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्र भगवान के लिए कुल 250 मंत्र लिखे गए हैं। और जो अग्निदेव के लिए जो है कुल 200 मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। आगे है यजुर्वेद का पाठ्यकर्ता। तो यजुर्वेद का पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता होंगे उनको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु कहा जाता है। और एक आज का अंतिम क्वेश्चन है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है। तो इसका जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे कल, इसी के आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इतना चीज़ आप तैयार कर लेते हैं तो आपको लूसेंट बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।